चलो बच्चों, आज 2 दिन की छुट्टी के बाद हम वापस से अपने चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। चैप्टर नंबर है हमारा, वो फर्स्ट है और नाम क्या है बच्चों उसका? इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सारे बच्चों को पता है कि हम इकोनॉमी का मीनिंग भी पढ़ चुके हैं और सेंट्रल प्रॉब्लम का मीनिंग भी पढ़ चुके हैं, और वो क्या होती है पूरा इन डेप्थ हमने पढ़ा है ना। रिवीजन में मैं सीक्वेंस ही कवर करूंगा, तो जब आएंगे मैं तभी कवर कराऊंगा उन्हें। फिलहाल मैं चालू करता हूँ कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। और वो एडम स्मिथ ने क्या बोला कि अगर आप इकोनॉमी या उसके कंपोनेंट्स के बारे में समझना चाहते हो तो उसके लिए पहली शर्त ये है कि आपको इकोनॉमिक साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना, सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। तो वो सफिशिएंट नॉलेज लेने के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल सही बात है। भाई साहब ने क्या बोला है? इकोनॉमिक्स को साइंस बोला है। क्या बोला है? साइंस। इकोनॉमिक्स एक साइंस होती है। साइंस क्यों बोला? क्योंकि साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी होती है नॉलेज की, जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही होता है। ये यहाँ पे भी चीजें हमें सिस्टमेटिकली पढ़ाई जाती है, और यहाँ पे भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे? जैसे मैं जनरली एक दो एग्जांपल पहले भी दी, आज फिर दे रहा हूँ कि ऐसा बोलते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में बोलते हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। अभी हमें ये नहीं पता कि डिमांड क्या होती है, वो तो हम बाद में देखेंगे, पूरा चैप्टर आएगा जब। अच्छा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। इस तरह से हम अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले। तो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे, तो इकोनॉमिक्स में भी यही चीजें चल रही है कि अगर ऐसा हुआ तो डिमांड में क्या होगा? ऐसा होगा, या सप्लाई में ऐसा होगा। तो इस तरीके से दैट्स वाई इकोनॉमिक्स को हम क्या बोल रहे हैं? साइंस बोल रहे हैं। चलो बच्चों, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से आता है? वो वर्ड कौन है? ओकोनोमिया। ओकोनोमिया कितने वर्ड से मिलकर के बना है? दो। पहला, दूसरा। ओको का मतलब, नोमिया का मतलब। तो इकोनॉमिक्स क्या हुआ? इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड विद लिमिटेड फंड्स, है ना। सारे बच्चों को पता है कि हम अपनी जिंदगी में अपनी हमारी सारी चाहतें पूरी नहीं कर सकते। कुछ चाहतों को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन कुछ को हमें क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तो ये जो डिस्कशन हम किए हैं अभी, तो इससे हमें क्या पता पड़ता है? चार बातों का पता पड़ता है। पहला, ह्यूमन बॉन्ड्स अनलिमिटेड होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हर एक रिसोर्स का मल्टीपल यूज होता है, और हर एक इंसान की डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटी होती है। ठीक है। अच्छा, स्कार्सिटी की अगर हम बात करें तो स्कार्सिटी क्या होती है? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे किसी जो कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी गुड होता है, उसकी डिमांड क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। किससे? उसकी सप्लाई से, चाहे भले ही उसका प्राइस क्या हो? जीरो हो। फिर जो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स है टॉपिक, इसमें जो नेचर है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट में, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो माइक्रो और मैक्रो जो टर्म है, सबसे पहले किसने यूज की थी? प्रोफेसर रेजिनर फ्रिस्ट ने की थी। कब में की थी? 1933 में की थी। और यहाँ पे क्या होता है कि जो दोनों ही ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की, वो आपस में एक तो इंटरकनेक्टेड है और इंटर डिपेंडेंट है। माइक्रो मैक्रो के ऊपर डिपेंड है और मैक्रो माइक्रो के ऊपर डिपेंड है। जब तो बराबर से मैंने एग्जांपल दिया था, आज तो मैं चीजें रिकॉल करा रहा हूँ आपको। फिर बच्चों हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप सेकंड अल्फाबेट देखोगे तो आई है। क्या है? आई। आई फॉर इंडिविजुअल यूनिट। तो यहाँ पे हम किसकी स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल की। खैर, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से आता है? ग्रीक लैंग्वेज से आता है। और वो वर्ड कौन है? माइक्रोज। माइक्रोज का मीनिंग स्मॉल। प्रोफेसर बाउल्डिंग ने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं पर्टिकुलर फॉर्म की, पर्टिकुलर हाउस होल्ड की, इंडिविजुअल प्राइसेस की, वेजेस की, इनकम, ठीक है ना, और इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज की, एंड पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी यानी कि गुड्स और सर्विस की जब हम स्टडी करते हैं, यानी कि किसी स्पेसिफिक की, किसी सिंगल की, किसी इंडिविजुअल की जब हम स्टडी करते हैं, वो सब किसका पार्ट बनता है? माइक्रो का पार्ट बनता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को बच्चों क्या भी बोलते हैं? प्राइसिंग थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसके अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करते हैं हम, यानी कि किस प्रोडक्ट का कितना प्राइस होना चाहिए, कंज्यूमर का बिहेवियर। अगले चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। पूरा पूरा चैप्टर है, और ये चैप्टर नहीं है, चैप्टर आया है पूरा, ठीक है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर, तो वो पढ़ने वाले हैं। फैक्टर प्राइसिंग की जो फैक्टर ऑफ पेमेंट होते हैं, जो मैंने पूरा चार्ट बनाया था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना, उनको जो पेमेंट जाते हैं उसे फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। उनकी जो प्राइसिंग करते हैं उसे फैक्टर प्राइसिंग बोलते हैं। अगर हम किसी सोसाइटी के अंदर बड़े सारे सेक्शंस होते हैं, अगर किसी एक सेक्शन की हम स्टडी करेंगे तो माइक्रो का पार्ट है। फॉर्म की स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो का पार्ट है। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ फॉर्म्स होती है।
जो क्या प्रोड्यूस कर रही होती है, सिमिलर या सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं, वो सेम ही बायर के लिए कॉम्पीट करते हैं। हर एक जो फर्म होती है वो एक ही बायर के लिए क्या करती है, कॉम्पीट करती है। भाई हर एक बंदा चाहता है कि ये बायर मेरे पास आ जाए, वो चाहेगा ये मेरे पास आ जाए, जब हम सेम या सिमिलर जैसे ही प्रोडक्ट बना रहे हैं एक जैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सेकंड वाला अल्फाबेट है वो क्या है, ए फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल ऑफ, यानी कि जब हम इकट्ठा करके स्टडी करते हैं। तो खैर वापस से आते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी लैंग्वेज से आता है, ग्रीक वर्ड कौन है वो, मैक्रोस। मैक्रोस का मीनिंग लार्ज। ये किसकी स्टडी होती है, ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस की स्टडी होती है, जब हम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल इकट्ठा करके स्टडी करते हैं, रादर देन इट्स इंडिविजुअल पार्ट। बजाय इसके मतलब एक एक पार्ट की स्टडी नहीं करते, वो तो हम कहाँ पे करते हैं, माइक्रो में। जब पूरा इकट्ठा करके करते हैं स्टडी तो वो होता है मैक्रो में, ठीक है ना। अच्छा, मैककॉनल ने क्या बोला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको एग्जामिन करती है, फॉरेस्ट को, ना कि ट्रीज को। और ये एनालाइज करती है और डेवलप करती है रिलेशनशिप को किसके बीच में, लार्ज एग्रीगेट्स के बीच में, जैसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट, इनकम और इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट या उसका एम्प्लॉयमेंट, या नेशनल इनकम या नेशनल ग्रोथ। इस तरह के जो एग्रीगेट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप को ये पहले क्या करती है, एनालाइज करती है, फिर डेवलप करती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक बिहेवियर पढ़ते हैं लार्ज एग्रीगेट्स का, जैसे कि ओवरऑल कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी, टोटल प्रोडक्शन, टोटल कंजप्शन, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह। इसको बच्चों इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। मैं नहीं देखो मेरा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा आ रहा है, लेकिन आपका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आना चाहिए। मेरे को तो चीजें आती है, तुम्हें आना चाहिए ना, तो तुम बोलो। मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या भी बोलते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे हम इनकम को फाइंड आउट करने की बात करते हैं, और ये देखते हैं कि देश के अंदर कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो जा रही है, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, नेशनल इनकम पढ़ते हैं, आउटपुट माने प्रोडक्शन पढ़ते हैं, जनरल प्राइस लेवल पढ़ते हैं कि इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल क्या चल रहा है, ठीक है ना, चीजों को प्राइसेस क्या चल रहे हैं, ठीक है। जैसे आजकल बिल्कुल एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो वही, अगर हम टमाटर की स्टडी करते हैं, पता ना कहाँ पे आएंगे वो, टमाटर की स्टडी करते हैं, टमाटर की प्राइस की, मैक्रो में, माइक्रो में आएगा, इंडिविजुअल कॉमोडिटी है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ये देखें कि यार इन्फ्लेशन कितनी हो रही है देश के अंदर, तो ये कहाँ पे आएगा, मैक्रो में आएगा, क्योंकि हम देश की बात कर रहे हैं, देश के अंदर महंगाई कितनी हो रही है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट की बात करते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रांजेक्शन हम जिस खाते में लिखते हैं उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है ना। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी यानी कि FER, फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि डॉलर का रेट कितना है, बाकी दूसरी करेंसी का रेट कितना है, ये मेरे लिए सबके लिए है, सबके लिए, दैट्स व्हाई मैक्रो का पार्ट है। देश में कितनी सेविंग हो रही है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रही है, देश में एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कैसे हो रही है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम मैक्रो में पढ़ते हैं। फिर दोनों का डिफरेंस बड़ा सिंपल सा है, ये किसकी स्टडी करता है माइक्रो, वो एग्रीगेट की। यहाँ पे हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस देखते हैं। जब हम माइक्रो की स्टडी करते हैं तो क्या मान के चलते हैं कि मैक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे, और जब हम मैक्रो की स्टडी करते हैं तो क्या मान के चलते हैं, माइक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे। इसको प्राइसिंग थ्योरी बोलते हैं, उसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। ये क्या करती है, माइक्रो एनालाइज करती है किसके बिहेवियर को, इंडिविजुअल फर्म्स के बिहेवियर को, और एक्सप्लेन करती है उसके बिहेवियर को अपनी इकोनॉमिक थियरीज के थ्रू या प्रिंसिपल्स के थ्रू। वो एक पूरा बर्ड आई व्यू देती है, क्या देती है, बर्ड आई व्यू देती है पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का, ठीक है। और यहाँ पे हम जो पॉलिसीज बनाते हैं पूरे देश के लिए बनाते हैं। एग्जाम्पल, एक प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्राइस फिक्स कर रहा है, दूसरा वहां पे हाँ किसकी, डॉलर की वैल्यू किसकी टर्म्स में, रुपी की टर्म्स में, ठीक है। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात कर रहा है। आगे वापस से आगे, इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया तक फैला हुआ होता है, और हमारा कंट्रोल कहाँ पे भी होता है, पानी में भी होता है ना, 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, और आसमान में भी होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया तक फैला हुआ होता है, और जो ये शो करता है कि उस एरिया में किस टाइप की एक्टिविटी हो रही है, यानी कि उनका नेचर क्या है, और किस लेवल पे हो रही है, छोटे लेवल पे हो रही है या बड़े लेवल पे हो रही है। और वो जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो चार देखो यहाँ पे लिखी हुई है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज। दूसरे बुलेट में देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये एरिया ये बताता है कि वहां पे रहने वाले, उस एरिया में रहने वाले लोग अपनी जीविका को कैसे चलाते हैं, मतलब कैसे अपना सर्वाइवल कैसे इंश्योर करते हैं, वो अपने जीवन को आगे कैसे चलाते हैं।
है ना भाई। अपनी जिंदगी को चलाने के लिए हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा ना। पैसा तो तभी कमा सकते हैं, तभी तो जिंदगी चला सकते हैं, अदरवाइज लाइफ तो नहीं चल पाएगी। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें। नेक्स्ट है बच्चों सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम को हम क्या भी बोलते हैं बच्चों? कई सारे नाम बताओ इसके। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज, और फिर आगे यहाँ पे देखो प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। लिखा है कि नहीं लिखा है? प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। तो ये कई सारे इसके क्या है, नाम है। सारे बच्चों को पता है रिसोर्सेज कैसे होते हैं और वांट्स क्या होती है। तो हमें चूज करना होता है ना, कि हम ये वाला सेलेक्ट करें या ये सेलेक्ट करें। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम, और यही होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब इन ये जो प्रॉब्लम अराइज होती है, प्रॉब्लम अराइज होती है चार फैक्टर की वजह से। किसकी वजह से? काश ये जिंदगी में चार फैक्टर ना होते तो ना ही हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ रही होती, ठीक है ना, और ना ये प्रॉब्लम होती। वो फैक्टर क्या है, सारे बच्चों को पता है, ह्यूमन बॉन्ड्स आर। अच्छा एक चीज और देखोगे, मैंने आपको कभी बताया नहीं है, ना ही कभी आपने पूछा है मेरे से, आज मेरा ध्यान गया इस पे। ह्यूमन वांट्स, वांट्स को बच्चों एंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्स। क्या बोलते हैं? एंड्स। ये टेक्निकल मीनिंग होता है इसका। वांट्स का टेक्निकल मीनिंग होता है किसमें? इकोनॉमिक्स में। वांट्स को क्या बोलते हैं? एंड्स बोलते हैं। रिसोर्सेज को मींस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मींस। ठीक है ना। तो ह्यूमन वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड, यानी कि एंड्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। लेकिन मीन्स क्या होते हैं? लिमिटेड। और हर एक जो मीन्स होता है उसका क्या होता है? मल्टीपल यूजेस होते हैं, और हर एक इंसान की डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटी होती है, तभी तो हमें चूज करना पड़ रहा है ना। अच्छा, अब वो प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली में? ये तो रीजंस है प्रॉब्लम के। क्या है? मैं लिख देता हूं बच्चों, कंफ्यूज नहीं होने का आपको। ये क्या है? रीजंस या कॉजेज बोल सकते हो। ये प्रॉब्लम के कॉज है, इनकी वजह से प्रॉब्लम अराइज होती है। सवाल ये है कि प्रॉब्लम क्या है। चार प्रॉब्लम है, तीन आपके सिलेबस में है, एक है नहीं है। कौन कौन प्रॉब्लम? पहली व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरी फॉर whom टू प्रोड्यूस, और चौथी है व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोविजन का मतलब एक टाइप से अरेंजमेंट, कि आपने क्या अरेंजमेंट करे है आज के दिन पे फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ ताकि हो सके, उसके लिए आपने क्या अरेंजमेंट की है। खैर उस पर बाद में आऊंगा। व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करता हूँ। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बनाए, क्या बनाए। वेदर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए। ये डिसाइड करने के बाद इसी में एक चीज और होती है, इन व्हाट क्वांटिटी, कितना बनाए। फिर दूसरा क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। वेदर टू यूज एलआईटी और सीआईटी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करे। अब वो कौन सी यूज करेंगे तो मल्टीपल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, उनके प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे पास उतने पैसे हैं या नहीं है, वो चीज अवेलेबल है या नहीं है, हम बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करना चाहते हैं, छोटे स्केल पे करना चाहते हैं, हम जल्दी ग्रो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो बड़े सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर बात आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए जी? प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के लिए बनाए या क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर के लिए बनाए। और फिर चौथा है बच्चों व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमने क्या आज के दिन पे क्या अरेंजमेंट की है ताकि हमारी फ्यूचर ग्रोथ भी हो सके। अगर हमें फ्यूचर ग्रोथ करानी है तो क्या हमें आज के रिसोर्सेज सारे वेस्ट कर देने चाहिए, सारे रिसोर्सेज यूज कर लेने चाहिए, या कुछ बचा के भी रखना चाहिए? बचा के भी रखना चाहिए, तभी तो फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, आज का करंट का कंजप्शन क्या करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, ताकि अगर हम चाहते हैं फ्यूचर में क्या करना, ग्रोथ करना। ठीक है, तो ये सारा कुछ बच्चों मैंने आपको बिना टेक्स्ट देखे रियलाइज करा दिया। ये सारा कुछ पढ़ा हमने। बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। किसकी बात करते हैं? देखो टेक्निकल चाहता तो मैं इसको मतलब ऐसे ही बता देता, बस रटवा देता, लेकिन मैंने रटवाया नहीं था आपको, बिल्कुल इसको बराबर से समझाया था, प्लॉट करके भी बताया था। आई होप आपने सरों ने क्लासेस देख ली होगी वो, या नहीं देखी अभी तक भी? कन्हैया कह रहा मैंने नहीं देखी, तुमने देख ली? हाँ जी, तुमने देख ली सबने? देख लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हाँ जी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये क्या होती है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। इट इज द graphical presentation of alternative combinations of two goods which can be produced, जिनको हम क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं with the help of given resources and technique of production। आज के दिन पे हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है उन सबको अगर हम यूज कर ले, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उन उसको भी हम यूज कर ले, उनसे मैक्सिमम हम
कि कितने मतलब दो गुड्स की कितनी कितनी क्वांटिटी बना सकते हैं, उसको ये अगर हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते तो बन के आती है हमारी प्रोडक्शन की औकात, जिसे बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके कई सारे नाम होते हैं, बताना एक बार। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पहला, दूसरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, तीसरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, चौथा ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। हाँ आगे, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटायर और ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, 7 नाम होते हैं इसके। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी है यहाँ पे। फिर जो पीपीसी होता है, पीपीसी पीपीसी हमारी पहली 2 प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देता है, लेकिन बाकी की 2 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। पहली और दूसरी कौन सी है? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। क्योंकि व्हाट टू प्रोड्यूस वहां पे आते हैं कि हमें या तो ये बनाना है या ये बनाना है, और वो क्वांटिटी भी बताता है। ठीक है ना? हाँ बोलो। और कैसे बनाना है वो बताता है, क्योंकि कैसे बनाना है मतलब वो प्रोडक्शन यूनिट बन के आएगी ना, प्रोड्यूस होके आएगी, तो पहली 2 प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाएगी, बाकी तीसरी चौथी नहीं हो पाएगी। ठीक है। अच्छा, अजम्पशंस क्या है पीपीसी की? कि केवल 2 ही गुड्स होने चाहिए, उसके केस में पीपीसी लग पाएगा। रिसोर्सेज जो है वो फिक्स होने चाहिए, रिसोर्सेज आपने फुल यूज किए हो, ना ही तो वो अनएम्प्लॉयड हो और ना ही वो अंडर एम्प्लॉयड हो। टेक्नोलॉजी क्या नहीं होनी चाहिए? चेंज नहीं होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। और रिसोर्सेज सारे बच्चों को पता है कि एक रिसोर्स हर एक गुड्स के प्रोडक्शन के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होता। अगर आपको एग्जांपल याद आ रहा हो तो मैंने बार बार यही कोशिश की है, वीट और स्मार्टफोन पे मैंने क्या दिया है? एग्जांपल दिया है। लैंड वीट के लिए तो ज्यादा फर्टाइल है, लेकिन स्मार्टफोन के लिए उतनी फर्टाइल नहीं है। मेरे एग्जांपल में भी अगर तुमने वो नंबर भी अगर देखोगे तो मैंने बोला था 20 लाख का प्रोडक्शन कर सकते हैं हम, किसका? वीट का। लेकिन उतनी ही लैंड पे 12 लाख का प्रोडक्शन होगा, किसका? मैंने अपने मन से एग्जांपल लिया था। और ये रही बच्चों पीपीसी की जो टेबल है, वो ये रही। एक बार मैं से क्लियर कर देता हूँ, सारे बच्चे देखो। इसमें मैंने आपको एमओसी भी समझा दिया था, वो बाद में समझाऊंगा, मतलब अभी रिवीजन में बाद में लूंगा। ये टेबल है और इसका ये बना हुआ है पीपीसी। एक बार मैं बता भी देता हूँ आपको, देखो ये रहा 2 गुड का एक कॉम्बिनेशन, जिसे मैं कॉम्बिनेशन ए बोल रहा हूँ। फिर ये दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसे मैं बी कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ। फिर ये तीसरा कॉम्बिनेशन है जिसे सी बोल रहा हूँ। ये चौथा कॉम्बिनेशन है जिसे डी बोल रहा हूँ। ये पांचवा कॉम्बिनेशन जिसे ई बोला, और छठा कॉम्बिनेशन जिसे एफ बोला। इन 6 कॉम्बिनेशन के अंदर 6 के 6 कॉम्बिनेशन में 2 गुड्स है। और आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं स्मार्टफोन का प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहा हूँ या बढ़ाते जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरे को किसका सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? और वीट का बच्चों पहले से क्या करना पड़ रहा है? ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। वो इस टेबल में देखो आप, पहले 1 का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। उतने ही में या तो मैं वीट बना लूं, प्रोड्यूस करा लूं, या तो मैं स्मार्टफोन, मैं तो किसको बनाना चाहता हूँ? स्मार्टफोन को। तो फिर मेरे को किसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? और ज्यादा क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? क्योंकि जो लैंड है वो, या जो मैंने जो आज के दिन पे पैसा लगाया हुआ है, वो किसके लिए तो ज्यादा यूजफुल है? वीट के लिए। किसके लिए कम यूजफुल है? तो जब मैं स्मार्टफोन को बनाऊंगा तो मेरे को वीट का क्या करना पड़ेगा? ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बस इन्हीं को जब मैं किस पे प्लॉट कर देता हूँ? ग्राफ पे प्लॉट कर देता हूँ, तो ये बच्चों मेरा पीपीसी बन के आता है। और मैंने ये भी समझाया था आपको इनको प्लॉट कैसे करते हैं। बेसिकली कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो एब्सिसा होती है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो ऑर्डिनेट होता है। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, और एब्सिसा को एक्स एक्सिस पे चलते हैं, ऑर्डिनेट को वाई एक्सिस पे चलते हैं। पहले एब्सिसा पे चलते हैं एक्स एक्सिस पे, बाद में वाई एक्सिस पे चलते हैं। तो वो प्लॉट कर लेना पॉइंट्स, और बस उन्हें क्या कर दो? ड्रॉ कर दो, तो आपका पीपीसी बन जाएगा। ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, फिर ये बता रहा है एक्सट्रीम लेवल्स पर, यानी कि ए पे और एफ पर, है ना? ए कहां पे था? ऊपर। और एफ कहां पे है? नीचे है। देखो, जब मैं ये वाला पॉइंट देखो, ए पे मैंने सारे रिसोर्सेज लगा दिए। अगर मैंने सेलेक्ट किया कि मेरे को तो ए वाले पे प्रोडक्शन करना है, तो इसका मतलब मैं स्मार्टफोन पे कुछ नहीं बना रहा, और मैं सारा का सारा क्या ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ? वीट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसका मतलब मैंने सारे रिसोर्सेज किस में लगा रखे हैं बच्चों? वीट में। स्मार्टफोन में नहीं लगा रखी है। और अगर मैं नीचे आ जाता हूँ, एफ पे आ जाता हूँ, तो एफ पे देखना क्या हो रहा है? एफ पे मैंने सारे रिसोर्सेज किस पे लगा दिए? स्मार्टफोन में। और वीट में कुछ भी नहीं लगाया, तो वीट का क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। स्मार्टफोन की 5 यूनिट्स आ रही है। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है यहाँ पे इस वाले में, पहले वाले बुलेट में। और ये कह रहे हैं कि जब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं, तो हमें कुछ रिसोर्सेज ए में से हटा करके किस में लगाने होते हैं? बी में। जैसे यहाँ से वीट से निकाल करके किस में लगाने होंगे हमें? स्मार्टफोन में, जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं।
और क्योंकि सारे बच्चों को पता है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं, हम फुल यूज करते हैं, तो जितने भी पॉइंट होंगे पीपीसी के, मतलब जितने भी पॉइंट आएंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन आएंगे, सब किसके ऊपर लाई करेंगे, पीपीसी के ऊपर, क्योंकि पीपीसी मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बताता है बच्चों, क्या बताता है। अच्छा, इससे ज्यादा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमारी औकात उतनी नहीं है, आज के दिन पे हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो ये तो हो जाएगा बच्चों अनअचीवेबल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? लेकिन अगर 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 हम जितनी हमारी औकात है हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब हम कहाँ पे लाई कर रहे होंगे, पीपीसी के अंदर। इसका मतलब ये तो पता ही नहीं है ना कि पीपीसी अंदर को शिफ्ट हो जाएगा ना, भाई हमारी औकात चेंज नहीं हो रही, औकात तो उतनी ही है, लेकिन बस हम अपनी औकात का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि मेरी कैपेसिटी तो 10 घंटे पढ़ने की है, लेकिन अगर मैं 6 घंटे पढ़ता हूं तो इसका मतलब ये कोई ना मेरी कैपेसिटी कम हो जाएगी, बस मैं अपनी फुल कैपेसिटी को क्या नहीं कर रहा हूँ, यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन मैं 10 घंटे डेली पढ़ने लगूंगा, मेरी कैपेसिटी भी उतनी थी, तो उस दिन मैं किसके ऊपर लाई करूंगा, पीपीसी के ऊपर। पीपीसी के ऊपर अगर कोई पूछे ना आपसे कि पीपीसी के ऊपर लाई करने का मतलब क्या है, पीपीसी के ऊपर लाई करने का मतलब है हम अपने रिसोर्सेज को फुल यूज कर रहे हैं, फुल यूज कर रहे हैं, जितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स यूज उतना हम उनका यूज कर रहे हैं। और अगर कोई ये बोले कि अगर हम पीपीसी के अंदर है, तो इसका मतलब हम अपने रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हमने अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर दिया। हमारी कैपेसिटी ज्यादा थी प्रोड्यूस करने की, लेकिन हम एक्चुअली में कम ही अपनी कैपेसिटी को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और कोई पीपीसी के बाहर वाले पॉइंट को हम क्या नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते, एक ही सूरत में अचीव कर सकते हैं, बोलो, जब हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाए। उसका भी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था कि हमारे देश के अंदर से दो जगह से किसके रिजर्व निकले, लिथियम के। किसके रिजर्व, लिथियम। और आज देखो कितने मतलब क्या नेचर की क्या खूबसूरती है, आजकल जमाना किसका चल रहा है, ईवीज का, और ईवी के अंदर जो बैटरी यूज होती है उसमें लिथियम यूज होता है, और हम कहाँ से इंपोर्ट करते थे, चाइना से। और देखो आज ही के दिन मतलब आज ही के सिनेरियो में, करंट सिचुएशंस में ही हमारे को एक एक जगह से नहीं, और भर भर के, ऐसा नहीं को थोड़ा बहुत, भर भर के रिजर्व्स मिले हैं। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ ना बच्चों, मतलब किसकी, प्राइमरी इंडस्ट्री की बात कर रहा था, प्राइमरी में भी किसकी, एक्सट्रैक्टिव की। तो एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है, वहां से हम नेचर से निकालते हैं, तो जैसे लिथियम निकाल रहे हैं हम, तो वो किसका एग्जाम्पल है, बोलो, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आएगा। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उस एग्जाम्पल को कैसे दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे अगर रिजर्व हमें मिले हैं, पहले तो नहीं थे भाई, पहले हमारे रिसोर्सेज एक एक्स अमाउंट के रिसोर्सेज थे, अभी और बढ़ गए हमारे रिसोर्सेज, तो जो लिथियम से बैटरी बनाने की जो हमारी कैपेसिटी थी वो तो बढ़ गई ना अब, तो पीपीसी बाहर को शिफ्ट हो जाएगा, वो आगे आएगा, टॉपिक आगे बताऊंगा, पढ़ाना है मेरे को अभी, यहाँ तो मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आपको और भी ज्यादा समझ में आए आगे। फिलहाल इतनी बात समझ में आई, yes और नो। चलो आगे देखो, ये सारा कुछ बता दिया मैंने आपको। जब बच्चों हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं, तो हमें कुछ रिसोर्सेज निकालने होते हैं, है ना, जिसको हम बनाना चाहते हैं उसमें लगाने पड़ते हैं, और जिसको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं वहां से हम निकालते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रेड ऑफ। क्या बोलते हैं, ट्रेड ऑफ। यानी कि हमने कुछ रिसोर्सेज अपने एक जगह से निकाल करके दूसरी जगह लगाए, इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ। यस और नो। हाँ जी। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या पढ़ा था, क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या पाने के लिए क्या खोया, बोलो, क्या पाने के लिए। 1.2 CR वाली जॉब को पाने के लिए किसको छोड़ के आया हूं मैं, 1 CR वाली या 90 लाख वाली जॉब को छोड़ के आया हूं, तो वो 1.2 CR वाली जॉब को पाने के लिए मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वो 1 CR या 90 लाख, जो भी मेरे एग्जांपल में रहा होगा। आपको यहाँ पे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, आपने जो अपने मजे को क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, या जो अपनी दुकान छोड़ के आया है। मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ, तो मैं भी तो या तो अपनी स्टडी को कॉम्प्रोमाइज करके आया हूँ, या मैं अपने क्लाइंट को छोड़ के आया हूँ, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है। और ये तो बच्चों, सब बच्चों को पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन हमारी वांट्स क्या होती है, अगर हम एक वांट को पूरा करना चाहेंगे तो दूसरी को तो क्या करना पड़ेगा, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। वो दोनों चीजें तो नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बस यही होती है कि द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ अनदर अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की
जो कॉस्ट आई जिसको मैं खो के आया हूं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या इसको बोल सकते हैं बहुत सिंपल शब्दों में द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन। आज जो मैं काम कर रहा हूं इस काम को करने के लिए इससे जो इसके बाद जो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन था, भाई आज मैं कौन सा काम कर रहा हूँ जो मुझे सबसे बेस्ट एंड बेस्ट लगता है, लेकिन अगर मैं ये काम ना करूं आज, सपोज दैट मैं ये काम ना करूं, तो इसके बाद सबसे बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन कौन है मेरे पास, उसको तो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ ना। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ आज तो बस वो ही मेरे लिए क्या है, इस काम को करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिसको मैं खो के आया हूँ। ठीक है, हाँ बोलो। स्मार्टफोन को पाने के लिए वीट को मैंने गवा दिया। ठीक है, तो ये क्या है, स्मार्टफोन को पाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वीट को गवाना। फिर ये तो सारी चीजें हो गई थी हमारी। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो बड़ा सा लिखा हुआ है ना डिस्कशन, ये जो हो रहा है यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्योंकि सारे बच्चों को पता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो हर एक गुड्स के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। तो जो आपको सेक्रीफाइस करना होता है ना वो जनरली ज्यादा करना होता है, यानी कि जो एमओसी होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो लगभग लगभग इंक्रीजिंग ट्रेंड में होती है। किसमें होती है, ऊपर भी देख के आए थे हम उस टेबल में, एमओसी बढ़ती जाती है, पहले एक का सेक्रीफाइस, फिर दो का, फिर तीन का, फिर चार का, फिर पांच का। फिर अग्रीमन एक सवाल पूछा था हमारे से कि भैया ये तो ऐसे क्या भी हो सकती है, डिक्रीजिंग में भी हो सकती है। फिर उसका रीजन भी बताया था मैंने आपको कि डिक्रीजिंग में क्यों नहीं होगी, क्योंकि इंसान जब फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन करता है ना वो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करता है, और जब उसे सेक्रीफाइस करने की बात आती है तो उसका ज्यादा सेक्रीफाइस करना होता है। हाँ बोलो ना, बिल्कुल। तो ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि एमओसी किस में होती है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में होती है, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलो। हालांकि दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग होता है, अभी बताऊंगा। एमओसी आज इस पे डिस्कशन करना है आगे, बस मैं आज की क्लास पे, अभी तक मैं रिवाइज करा रहा था आपको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो दोनों ही लगभग इंक्रीजिंग ट्रेंड में होती है, दोनों ही, क्योंकि मेरे को सेक्रीफाइस ज्यादा करना होता है। तो भैया ये बताओ कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको हम प्यार से मोसी बोलते हैं, एमओसी, ठीक है ना, तो ये एमओसी होती क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एक थिन लाइन डिफरेंस होता है, ये समझना जरूरी है आपको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलती है क्या पाने के लिए क्या खोया, लेकिन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलती है इसकी एक यूनिट को पाने के लिए इसका कितना खोया। वहां तो केवल पाया खोया चल रहा था कि इसको पाया इसको खोया, यहाँ पे इसकी एक यूनिट को, एक बार बार बोल रहा हूं मैं हमेशा, एक यूनिट, क्योंकि जब मैं आपसे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा ना पक्की बात है मेरे से लिख के ले लो, आप गलती करोगे। ठीक है, इसकी एक यूनिट को पाने के लिए जिसको खोया ना इसका कितना खोया, इसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब, मार्जिनल मार्जिनल मतलब एक एडिशनल यूनिट। इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मार्जिनल का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट, वन एडिशनल यूनिट। इसकी एक एडिशनल यूनिट को पाने के लिए इसका कितना मैंने सेक्रीफाइस किया। स्मार्टफोन की पहले एक यूनिट को पाने के लिए मैंने वीट की एक यूनिट का सेक्रीफाइस किया, फिर आगे फिर मैंने और स्मार्टफोन का प्रोडक्शन बढ़ाया, फिर एक और को पाने के लिए फिर दो का सेक्रीफाइस किया। ये एमओसी है, मैंने वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लिखा, टेबल में अगर आपने देखा होगा तो क्या लिखा है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि वो किसी एक यूनिट को पाने के कंटेक्स्ट में किसी चीज के खोने की बात कर रही है। फिर मैं एक और मैंने स्मार्टफोन बनाना चाहा या बना रहा हूं मैं, फिर वो मैंने कितना खोना पड़ा, तीन। फिर एक और बनाया मैंने स्मार्टफोन, फिर कितना खोना पड़ा, चार। फिर एक और बनाया तो फिर कितना खोना पड़ा, पांच। समझ में आई बात, चलो देखो। तो एमओसी क्या होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये वो रेट होता है, रेट माने स्पीड, यहाँ पे क्या मतलब है रेट का, स्पीड। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो स्पीड होती है एट विच गुड वाई इज टू बी सेक्रीफाइस, जिस स्पीड से हमें गुड वाई को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। एक्स की एक यूनिट को पाने के लिए वाई की किस स्पीड से मैं क्या कर रहा हूं, वाई को सेक्रीफाइस कर रहा हूं, वो स्पीड ही क्या है, एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले एक की स्पीड थी, फिर दो की, फिर तीन की, फिर चार की और फिर पांच की। और फिर ये बताया था आपको कि एमओसी को क्या भी बोलते हैं, एमआरटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एमआरटी क्यों बोलते हैं इसको? कि एक एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कितने रिसोर्सेज आपने ट्रांसफॉर्म किए इस यूज से निकाल करके इस यूज में कितने रिसोर्सेज लेके आए, तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। और ये बच्चों में लास्ट टाइम आपको ये समझा रहा था लास्ट जाते जाते कि एमओसी किसका स्लोप होता है, पीपीसी का। किसका ढाल होता है? स्लोप माने ढाल। और ये बताया था मैंने आपको कि एक एक चीज स्टीप होती है, एक चीज फ्लैट होती है। एक कर्व तो स्टीपर होता है, एक होता है फ्लैटर। समझ में आई बात? यहाँ पे शायद बनाया हुआ भी है ये। तो मान लिया एक तो कर्व ये है और एक कर्व ये है, बताओ कौन स्टीप है कौन फ्लैट है? फ्लैटर तो ये वाला है। ये कैसा है? स्टीपर। स्टीपर वो कर्व होता है जिसका ज्यादा झुकाव वाई एक्सिस की ओर होता है। किसकी ओर होता है? देख लो तुम, ये स्टीपर है ये वाला, इसका ज्यादा झुकाव किसकी ओर है? लेकिन जो फ्लैटर है उसका ज्यादा झुकाव किसकी ओर होता है? एक्स एक्सिस की ओर। ये तो पूरा ही फ्लैट है, मतलब ये अगर मैं लाइन डाल दूं ये तो पूरी फ्लैट हो गई, है ना? ये तो एक्स एक्सिस ही बन गई पूरा 180 डिग्री पे। ठीक है, चलो तो ये स्लोप होता है। अच्छा, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों? अभी हमने ऊपर निकाला था ना वो एमओसी की टेबल, दिखाता हूं मैं आपको। देखो, इसकी एक यूनिट को पाने के लिए, इसकी एक यूनिट को पाने के लिए इसका कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? एक का। कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? एक का। अगेन इसकी एक यूनिट को पाने के लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? दो का। फिर वापस से एक को पाने के लिए तीन का, फिर चार का, फिर ये तो तुमने ऐसे ही निकाल दिया, है ना? और ये हमने कॉन्सेप्ट से पता भी है कि कॉन्सेप्ट से हम निकाल भी सकते हैं इसको ऐसे ही, लेकिन इन्होंने इसका फॉर्मूला बना के दिया। क्या बना के दिया? फॉर्मूला बना के दिया। पहले मुझे ये बताओ, फॉर्मूला तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो चलो अच्छा ये बताओ मेरे को, फॉर्मूला पहले आता है कॉन्सेप्ट पहले आता है? कॉन्सेप्ट पहले आता है। तुम फॉर्मूला समझना चाहोगे कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझोगे? वापस से मैं अपनी बात को दोहराता हूं। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? किसी एक यूनिट को पाने के लिए, किसी की एक यूनिट को पाने के लिए, किसी एक को पाने के लिए कितना मैं लुटा के आया हूं दूसरे का, कितना मैं बर्बाद हुआ हूं। ठीक है ना? इसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी एक यूनिट को पाने के लिए इसका कितना सेक्रीफाइस किया है? क्वेश्चन मार्क है। इसकी एक यूनिट को पाने के लिए इसका क्वेश्चन मार्क कितना सेक्रीफाइस किया? यहाँ पे एक दो तीन चार पांच। हाँ बोलो। अच्छा, एक सवाल दूं आपको और मैं भी आपको समझा दूंगा। इसकी एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, मान लिया ये गुड ए है, चलो इसे एप्पल ले लेते हैं और इसे मैंगो। मैं एप्पल भी प्रोड्यूस कर रहा था और मैंगो भी प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है ना? एप्पल की मैंने एक यूनिट प्रोड्यूस करी और मैंगो की मैं 10 यूनिट क्या कर रहा था? प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एप्पल की मैं 2 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहता हूं। ठीक है, और मैंगो की क्योंकि सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी मेरे को, तो मैं मैंगो कितने प्रोड्यूस कर पाया? 8 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने इसकी एक यूनिट और बनाना चाहिए। समझ में आ रही बच्चों बात? तो ये कितने हो गई? ये 5 हो गई, मान लिया कितनी हो गई? 5 हो गई। कोई शक तो नहीं आपको? अच्छा, थोड़ा सा मैं नंबर चेंज करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझा पाऊँ, ये नंबर ज्यादा लेता हूँ। यहाँ पे इसकी 20 ले लेते हैं और ये 18 और ये 15। बात समझ में आई? अब मैं इसकी और बनाना चाहता हूँ, मैं इसकी 5 यूनिट बनाना चाहता हूँ बच्चों। कितनी बनाना चाहता हूँ? 5 बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना? और ये हो गई 7। कितनी हो गई? 7। फिर मैं इसकी 6 यूनिट बनाना चाहता हूँ। चलो इसको यहीं तक रखो, बस यहाँ तक समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, कॉम्बिनेशन समझ में आई है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? अपने मन से बनाए जो मेरे को लग रहा था।
मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ जस्ट आपको। मेरे को एमओसी फाइंड आउट करके दोगे आप? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? किसी एक यूनिट को पाने के लिए दूसरे का मैंने कितना सेक्रीफाइस किया। सबसे पहले मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पे किसको पाना चाह रहा हूँ? एप्पल को, है ना। और किसको सेक्रीफाइस करना चाह रहा हूं मैं? मैंगो को, ठीक है ना। चलो जल्दी से बताओ मेरे को, पहले कॉलम में क्या आएगा? पहले कॉलम में क्या आएगा? बोलो ना। पहले कॉलम में डैश आएगा। कैसे आएगा डैश? बताओ कैसे आएगा डैश? इसके ऊपर अगर मैं कॉम्बिनेशन बना के दूं आपको, तो ऐसे बना सकता हूं कि मैं 0 एप्पल प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैंने बताया नहीं यहाँ पे कितना है। यहाँ पे तो बताया नहीं ना मैंने कितना है। यहाँ तो या तो अपने मन से मानना पड़ेगा, या तो अपने मन से मानना पड़ेगा, लेकिन मैंने बताया नहीं है। और जब बताया नहीं है तो हम ये बता नहीं सकते कि पहले कॉलम में कितना चेंज आएगा। तो इसका मतलब पहले कॉलम में तो क्या लगाना पड़ेगा मेरे को? हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिख दूं, यहाँ पे मैं एक नंबर लिख दूं, मतलब कोई भी नंबर लिख दूं, तो मैं फिर ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे 21 लिख देता हूँ, कितना लिख देता हूँ, तो बताओ अब पहले कॉलम में नंबर आ जाएगा? क्या आएगा? कौन से वाले पहले कॉलम में? मेरा पहला कॉलम ये वाला रहेगा। हाँ, यहाँ पे कितना आएगा? 1। लेकिन अगर मैं, समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ आपको, लेकिन अगर मैं ये ना बताऊं आपको, मुझे पता ही नहीं है क्या है, बस नंबर यहीं से कहां से चालू है, 1 से चालू है, तो बताओ मैं बता सकता हूँ क्या? नहीं, यहाँ पे मैं नहीं बता सकता हूँ। तो पहले कॉलम में तो डैश आएगा। दूसरे कॉलम में बताओ कितना आएगा? 2। वेरी गुड। तीसरे में कितना आएगा? 5 आएगा? 3 आएगा? कोई 3 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है? 3 आएगा, देख लो। फिर कितना आएगा? कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? सारे बच्चे बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? 4। आप बताओ। मुझे पता नहीं क्या आएगा, तुम बताओ। कन्हैया, 8 आएगा। आप बताओ। 8, 8, 8, 8, कितना? 5। 5 आएगा। एक बच्चे ने 8 बताया, एक ने 5 बताया, एक ने 4 बताया। जिनका आंसर 8 है उन्हीं का आंसर बिल्कुल गलत है। जिनका आंसर 5 है उनका आंसर बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। और जिसका आंसर है 4, उन्हीं का आंसर बिल्कुल सही है। मैंने अभी बोला था ना आपको कि आप गलती करोगे, और एक बच्चे को छोड़ करके सारे बच्चों ने गलती की है। मैंने क्या बोला था? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग होता है एक एडिशनल यूनिट को पाने के लिए मैंने कितना मैं बर्बाद हुआ हूं, कितना मैंने गवाया है करते बात। पहले कॉलम में तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास उसके ऊपर का डेटा नहीं है। क्यों अग्रिमा मानते हो मयंक? बाकी सारे बच्चे एग्री करते हैं मेरी बात से? चलो, अब आ जाते हैं, जब मैं एक एप्पल बनाना चाह रहा था, फिर मैं 2 बनाना चाहता हूं, तो मैंने इसको कितना सेक्रीफाइस किया? दो। सारे बच्चे बोलो जल्दी से। 2 का सेक्रीफाइस किया। एक यूनिट को पाने के लिए कितने का सेक्रीफाइस किया? हाँ, अच्छा, वो मैंने लिख दिया 2, बिल्कुल सही है। फिर मैंने एक यूनिट को पाने के लिए 2 से मैं किस पे गया? 3 पे गया, तो कितना सेक्रीफाइस किया? बोलो ना। 3 का सेक्रीफाइस किया, ये कर दिया। हाँ बोलो। अब 3 से कितना हुआ? प्रोडक्शन में कितना करना चाहता हूँ? 5। 2 को पाने के लिए, 2 को पाने के लिए कितने का सेक्रीफाइस किया? बोलो ना। 2 को पाने के लिए कितने का सेक्रीफाइस किया? 8 का। कितने का किया? 2 को पाने के लिए। कितनी यूनिट को पाने के लिए? 2 यूनिट को पाने के लिए कितने का सेक्रीफाइस किया? 8 का। तो एक यूनिट को पाने के लिए कितने का सेक्रीफाइस किया होगा? 4 का। एवरेज कर दो ना। और मैंने बार बार से क्या ही बोला है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है किसी एक यूनिट को पाने के लिए दूसरे का मैंने कितना सेक्रीफाइस किया। और अगर मैं ऐसा सीधा 3 से 5 पे आऊं,
तो सीधा आप 8 नहीं बोल सकते बच्चों, क्योंकि वहां पे तो कितने को पाने के लिए, 2 को पाने के लिए कितने का सेक्रीफाइस किया, 8 का। तो फिर 1 को पाने के लिए कितने का किया होगा। अच्छा अग्रिमा कैसे निकाला आपने, मेरे को बताओगे थोड़ा आप, ये 4 कैसे लेके आए आप, ये तो सही नहीं है। आंसर तो बच्चों समझ में आ गया ना आपको, 4 क्यों है इसका आंसर, ये आ गया बच्चों 4। अब ये बताओ कैसे निकाला आपने। हाँ, ये आपने क्या किया, ऐसे तो किया होगा ना आपने, ये 8 का हमने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। 8 का हमने क्या किया है, सेक्रीफाइस। और गेन कितने का किया है, 2 का। हाँ बोलो ना, इसका मतलब क्या है, सारे बच्चे समझना इसका मतलब क्या है। 2 यूनिट को पाने के लिए 8 का मैंने क्या किया है, तो 1 यूनिट को पाने के लिए कितने का किया होगा, 4 का। कितने का, करके देख लो आप। नमन भैया आ रहा हूँ मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे भी आ रहा हूँ, शायद अभी जो मैं बोलूँ शायद उससे क्लियर हो जाए, नहीं वो तो फिर पूछ लेना आप मेरे से। सुनो, अच्छा आपने ये तो कर दिया, 8/2 तो कर दिया, तो ये 4 आ गया। और जब हम बता रहे थे ऊपर 2 बताया हमने, 3 बताया, तब तो तुमने नहीं किया ऐसा। कर लो बच्चों, क्यों नाराज हो रहे हो आप, कर लो ना आप। आपने क्या बताया, 1 को पाने के लिए कितने का सेक्रीफाइस किया, 2 का। तो मैं करता हूं ना, 2 का मैंने क्या किया, सेक्रीफाइस, किसको पाने के लिए, 1 को पाने के लिए। तो करके देख लो कितना ही आएगा। हाँ बोलो। अरे नमन भैया तो तुक्के में हो गया होगा, अगला करके दिखाओ। देख लो यार कैसी बात कर रहे हो दादा, अरे यार बिलीव नहीं करते थोड़ा सा भी। 2 से मैं किस पे गया, 3 पे गया, किसको पाने के लिए, 1 को पाने के लिए। कितने का सेक्रीफाइस किया, 3 का। तो करके देख लो, 3 को मैंने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, किसको पाने के लिए, 1 को पाने के लिए। तो कितना आया, अच्छा तो ये बात है कि ऊपर तो तुमने डायरेक्टली लिख दिया था, हालांकि चाहे तो हम उसे ऐसे भी करके देख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव गैप आ रहा है। कितना गैप आ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब समझते हो, लगातार एक एक का गैप आ रहा है, एक एक का गैप आ रहा है। तो चाहे तो तुम सीधा लिख दो 2 और 3, चाहे उसको ऐसे कर दो 2/1 3/1, बात तो सेम ही है ना। लेकिन दिक्कत कहां पे आ जाएगी, सारे बच्चे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, तो सारे बच्चे 8 आंसर लगा के आएंगे इसका, 1-2 को छोड़ करके, और उनका हो जाएगा गलत। क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कॉन्सेप्ट बोलती है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, एक एडिशनल यूनिट को पाने के लिए कितना आपने गवाया। लेकिन यहाँ पे तो कितने को पाने के लिए गवा दिया, 2 को। तो ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ, तो फिर 1 का निकालना पड़ेगा ना। अच्छा 2 को पाने के लिए 8 का गवाया, तो ऑन एन एवरेज बताओ ना, 1 को पाने के लिए कितना गवाया हुआ, 4, 2 को पाने के लिए कितना गवाया, 8, तभी तो बनी होगी ना ये बात। तो बच्चों जब कॉन्जिक्यूटिव चल रहे हो नंबर, तब तो फॉर्मूला लगाओ या ना लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ या ना लगाओ, सारे बच्चे तुक्के से भी आंसर लेके आएंगे। तो तुक्के से इन द सेंस बस ये देख लेंगे कितना कितना कम होता जा रहा है, भारत माता की जय, चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है। लेकिन जैसे ही 2 यूनिट का गैप आ गया, यानी कि 1 से ज्यादा का गैप आ गया, 3 का भी आ सकता है गैप, 4 का भी आ सकता है, उस केस में दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ये हमने क्या किया है, जैसे 8 है, 8 क्या था बच्चों, ये सेक्रीफाइस था ना, क्या था, तो ये तो क्या है, सेक्रीफाइस। और ये 2 यूनिट्स क्या की थी मैंने, गेन की थी, क्या की थी। तो बस यही तो फॉर्मूला है एमओसी का, बात खत्म। एमओसी इज इक्वल टू सेक्रीफाइस अपॉन गेन। सेक्रीफाइस कितना किया और अपॉन गेन कितना किया हमने। या इसे क्या भी बोल सकते हो, और इसको दूसरे शब्दों में लिखूं, इसको बोल सकते हो आप लॉस ऑफ आउटपुट। क्या बोलोगे, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन क्या, कॉन्सेप्ट समझ में आया, गेन ऑफ आउटपुट। ये ऐसा आया क्यों, हाँ अग्रिमा, समझ में आया कि ऐसा आया क्यों, और उसके पहले रीजन भैया क्या है यार, आप कैसे कैसे सवाल पूछते हो। उसके पहले पता था रीजन कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, नहीं बस फॉर्मूला पता था कि उसका एमओसी का फॉर्मूला होता है क्या, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। लेकिन अब एक्चुअली में ये पता चला कि कर क्यों रहे हैं ये, सारे बच्चे बताओ मेरे को। तो मैं तो बहरा हूँ, बहरा, थोड़ा ऊंचा आवाज में बोलो, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। रट, ये कॉन्सेप्ट है या फॉर्मूला है, मुझे बता दो बस जल्दी से। ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है नालायक।
अरे ये तो फॉर्मूला, लेकिन बना कैसे ये कॉन्सेप्ट से कि हमने कितना क्या किया है, लॉस किया है, और कितना हमने क्या किया है, गेन किया है। वो कर क्यों रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता जब 1-1 का गैप चल रहा हो। फिर तो अरे ये तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ना कि ऊपर वाले को तो क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं। अरे भैया हमें ही नहीं समझ में आ रहा, पहले तुम डिसाइड कर लो, तुम साइंस पढ़ाना चाहते हो हमें, तुम मैथ पढ़ाना चाहते हो। अरे बच्चे इकोनॉमिक्स है और इसमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, हमें समझ में नहीं आ रहा, तुम कभी तो बिजनेस पढ़ाने लगते हो इसमें, कभी साइंस पढ़ाने लगते हो, कभी मैथ्स पढ़ाने लगते हो। अभी तो तुम देखना एक बुक हो रहा है, स्टैट्स भी तो है ना। तो सारी चीजें पढ़ेंगे, सबका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें मैथ्स प्रॉपर जो बच्चे वो पढ़ते हैं ना, डेरिवेशन वगैरह पढ़ते हैं 11वीं क्लास में, अभी तो वो भी आएंगे इसमें आगे, डिमांड वाले चैप्टर में कराऊंगा, फिलहाल घबराना मत, अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ जी। तो जब एक एक का गैप चलता है तब तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन अगर गैप एक से ज्यादा का हो जाए तो फिर कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा, क्योंकि एमओसी तो क्या बोलती है, एक यूनिट को पाने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, लेकिन यहाँ पे तो फिर क्या हो जाएगा, 2 यूनिट को पाने के लिए हमने 8 का सेक्रीफाइस किया। तो अगर हम आंसर 8 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वो 2 यूनिट को पाने के लिए हुआ है, और हमें तो एक्चुअली में क्या निकालना है, 1 यूनिट को पाने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। तो वो कैसे निकालेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज किया है उसने, क्या किया है, एवरेज किया, डिवाइड कर दिया, बांट दिया उसे, और बस वही फॉर्मूला बन गया कॉन्सेप्ट से। या तो आप बोलो सेक्रीफाइस अपॉन गेन, और लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। एक और बताऊं क्या, एक और बताऊं क्या, थोड़ा और टेक्निकल है, कान से खून तो नहीं बहेगा आपके, सुनने के लिए तैयार हो। हाँ भैया बता दो, आज तो देखी जाएगी, कान से निकले कहीं और से निकले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बताओ। सुनो जी बच्चों, मेरे को सारे बच्चे बताओ, मैंने अभी आपको कल की क्लास में, लास्ट वाली क्लास में पीपीसी बना के बताया था, यहाँ पे मैंने क्या लिया था, स्मार्टफोन, हाँ बोलो, और यहाँ पे मैंने क्या लिया था, वीट। अच्छा मुझे बताओ एक्स एक्सिस पे कौन सा है, स्मार्टफोन है, ये ओरिजिन हो गया, और वाई एक्सिस पे कौन है बच्चों, वीट। अच्छा ये स्मार्टफोन और वेट तो मैंने अपने मन से एग्जांपल लिया है, आपको किसी बुक में मिलेगा नहीं, किसी बुक में कुछ मिलेगा, किसी बुक में कुछ मिलेगा, लेकिन एक चीज तो परमानेंट रहने वाली है ना, कि ये एक्स एक्सिस रहने वाला, मतलब ये गुड एक्स रहने वाला है और ये गुड वाई रहने वाला है। और मैं किसको पाने के लिए किसको खो रहा था, गुड एक्स को पाने के लिए गुड वाई को खो रहा था। हाँ बोलो, ऊपर क्या है, लॉस है, क्या है, किसको खो रहा था मैं, वेरी गुड, जल्दी बोलो, वाई को खो रहा था। और नीचे किसको गेन कर रहा हूं मैं, एक्स को गेन कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है। और ध्यान से सुनना बच्चों, ये ऊपर अभी मैंने लिखा है वाई अपॉन एक्स, अभी बात पूरी नहीं हुई है। यहाँ पे मैं एक को तो खो रहा हूं और एक को पा रहा हूं, मतलब एक का गेन कर रहा हूं और एक को सेक्रीफाइस कर रहा हूं, यानी कि चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। भाई मान लिया पहले मैं 15 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, अभी मैं 13 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं, किसकी, मैंगो की, लेट्स सपोज। तो मैंने चेंज हुआ है ना, ये चेंज, पहले 15 कर रहा था और अभी 13। अगर मैं इसको केवल y और x लिखकर रहने देता हूं तो ये तो वो मतलब हो जाएगा ना, y का मतलब तो ये हो जाएगा ना कि 13 हो गया, लेकिन मेरे को 13 नहीं लेना है ना, मेरे को चेंज लेना है बच्चों, क्या लेना है, चेंज को इकोनॉमिक्स में या मैथमेटिक्स में डिनोट करते हैं डेल्टा से, किससे डिनोट करते हैं, और ये डेल्टा जो ट्राइंगल का साइन बनाया ना मैंने, ये होता है डेल्टा, क्या होता है, डेल्टा। बात समझ में आई। और ऐसे ही चेंज किस में भी लेना है मेरे को, नीचे में भी चेंज लेना है, एक्स वाले गुड में भी क्या लेना है, चेंज लेना है। चेंज को शो करने के लिए मैं कौन सा साइन यूज करूंगा, डेल्टा, वेरी गुड, कौन सा साइन यूज करूंगा, डेल्टा। तो ये फॉर्मूला बन गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और जो कि डेल्टा किसको शो करता है, चेंज को शो करता है, ठीक है ना। और ये चेंज कैसे निकालूंगा मैं, चेंज कैसे निकालूंगा, ये चेंज निकालूंगा बच्चों, जो ओल्ड यूनिट थी, ओल्ड यूनिट माइनस न्यू यूनिट, नहीं समझा, कैसे, ओल्ड तो कितनी थी, 15, किस वाई की बता रहा हूं मैं, एप्पल की बात कर रहा हूं, मेरे एग्जांपल में कहां पे लिया मैंने वो टेबल, ऊपर ही है, ये रही, हाँ जी यही तो है, चलो 20 लिया मैंने, हाँ 20 और 18 है, मैंगो की है ना, अरे मैंगो की कितनी है बोलो ना यार, मैंगो को तो सेक्रीफाइस कर रहा हूं मैं, और ऊपर में क्या ही लेना मेरे को, ऊपर में सेक्रीफाइस लेना, न्यूमरेटर में लेना कि नहीं लेना है, मेरे को चेंज लेना है, क्या लेना है, और चेंज कैसे निकाला मैंने, वो 2 कैसे निकाला था आपने, मेरे को बस ये बता दो, माइनस करके, 20 में से किसको माइनस करके, और 20 क्या थी, ओल्ड यूनिट थी,
है ना। और जो 18 वाली है वो, और कौन से की जिसको सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तो वहां पे चेंज कैसे निकालें, डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो। ओल्ड यूनिट माइनस न्यू यूनिट, वही तो लिखा मैंने। लेकिन अगर हम एक्स की बात करते हैं यानी कि एप्पल की बात करते हैं, तो यहाँ पे चेंज कैसे निकाला, न्यू यूनिट माइनस, वो ऐसे क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि उसका गेन कर रहे हैं। अगर तुम उसमें भी क्या करोगे, ओल्ड यूनिट माइनस न्यू यूनिट करोगे, तो वो माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में लेने का, मेरे को चेंज किस में पॉजिटिव में बताना है ना। हाँ बोलो, फाइनली कहाँ पे लिखा मैंने, यहीं पे है क्या, ये रहा, हाँ जी, आ जाते बच्चों, ये रहा एमओसी का फॉर्मूला, फाइनली सेक्रीफाइस अपॉन गेन, कोई शक, यानी कि जितना मैंने गवाया है और जितना मैंने गेन किया है, बहुत सिंपल, बहुत आसान, जिंदगी आसान थी। इसे थोड़ा और टेक्निकल करा, इतना हमारी खुशी देखी नहीं जा रही थी ना इनसे इकोनॉमिक्स वालों से, तो इसे थोड़ा और टेक्निकल करा। और टेक्निकल क्या बोला, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। और जिंदगी में थोड़ी भी हमारे चेहरे पे हंसी आ रही थी ना, तो वो से भी रुला दिया हमें, क्या लिख करके, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे, ओल्ड यूनिट माइनस न्यू यूनिट अपॉन डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, न्यू यूनिट माइनस ओल्ड यूनिट। अरे क्या भैया, कहाँ से जिंदगी चालू हुई थी, अब आ तो रहा था यार हमारे मन में। हम बता रहे थे कि इतना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, बिना फालतू में इतने बड़े बड़े फॉर्मूले बनाती है। बच्चों फॉर्मूले कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें आता है तो इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो। मेरी मजबूरी ये है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं तुम्हें भी ऐसे भगा दूंगा ना, चलो छोड़ो ये जान दो कि कुछ नहीं है, फॉर्मूले है, तो बोले आते नहीं होंगे इसको, तो ऐसे बोलोगे फिर, ठीक है ना। न्यू यूनिट माइनस ओल्ड यूनिट, समझ में आई बच्चों बात, हाँ बोल दो। आप बताओ कोई डाउट है क्या, दिखाऊं टेक्स्ट दिखाऊं, हाँ क्वेश्चन अभी कराऊंगा बिल्कुल। और तुम्हारा फिर डाउट भी रह रहा था एक, वो भी देखूंगा अभी। एमओसी देखना क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन, इसका तीसरे वाला देखो अब, सेक्रीफाइस अपॉन गेन, एक ही बात है। और इसको मैं क्या भी बोल सकता हूँ, डेल्टा वाई अपॉन, डेल्टा किसको शो करता है, चेंज को। और डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, बोलो, ओल्ड यूनिट माइनस न्यू यूनिट, क्योंकि ओल्ड वाली ज्यादा है। कुछ नहीं है यार, रटने की जरूरत नहीं है, नंबर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बस बात खत्म। ये रटने की जरूरत ही नहीं है कि ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, हमें घंटा फर्क ही नहीं पड़ता, बस नंबर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नंबर नेगेटिव कब नहीं आएगा, जब ओल्ड में से क्या माइनस करेंगे, न्यू माइनस करेंगे। अबे क्या है छपरी, न्यू यूनिट, और ये कैसे निकलेगा, न्यू यूनिट माइनस, अब बताओ इसमें रटने जैसा क्या है कोई रटने जैसा कुछ इसमें, प्रॉपर प्रैक्टिकल है, क्वेश्चन कराऊंगा मैं भी इसके। हाँ जी, अब सवाल पूछ रहे थे कुछ, बोलो, क्वेश्चन करा दो इसके। चलो देखता हूँ मेरे पास क्वेश्चन इसके अवेलेबल है क्या, नहीं है तो फिर मैं बोल के करा रहा हूँ। चलो लिखो क्वेश्चन, लिखो सारे बच्चे लिखो क्वेश्चन। तीन कॉलम बना लो, तीन कॉलम बनाओ। पहले में लिखो लैपटॉप, दूसरे में लिखो एसी, ठीक है, और तीसरे कॉलम में लिखो एमओसी। लैपटॉप में लिखो जीरो, लिख लिया, वन, टू, फोर, सिक्स, सेवन, एट, ये तो हो गया आपके लैपटॉप। अब लिखो एसी के कॉम, इधर एसी वाले कॉलम में लिखो, इसमें लिखोगे आप 100, यहाँ पे लिखोगे 90, लिख लिया, और फिर लिखोगे आप 75, फिर लिखोगे आप 55, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे आप
5। चलो इसको बस इतना ही रहने दो, आगे मैंने नंबर उतने नहीं लिए कि आगे बढ़ पाए एग्जाम्पल। अभी सॉल्व करो जल्दी से। हो गया? अरे वाह! यार इतना इतना तो हमें फॉर्मूला समझाने में टाइम लगा, तुमने तो धूधड़ाम कर दिया ऐसे यार एकदम। एमओसी। पहले कॉलम में डैश, नेक्स्ट में, उसके नेक्स्ट, वेरी गुड, उसके नेक्स्ट, कितना 10, उस, उसके कितना 50, 50, 25। डिसाइड कर लो, देख लो। ये मेरे मन से कुछ एग्जाम्पल है, अपने मन से रैंडम बनाया मैंने। इसमें ट्रेंड मत ढूंढने की कोशिश करना, कभी इसमें ट्रेंड ढूंढो कि ये तो इसमें इसमें देखो पहले क्या हो रहा है। पहले वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो रहा है, फिर वापस से क्या हुआ, घटा, फिर बढ़ा, ही जिगजैग चल रही है। मेरे मन से कोई भी एग्जाम्पल है। आया समझ में? पक्की बात। विदाउट फॉर्मूले की भी हो जा रहा है। हाँ बोलो ना, क्यों का नहीं आ आगे समझ में? इधर एक और दूं क्या एग्जाम्पल? नहीं? चलो एक और सुनो, एक और में लिखो आप। चलो प्रोडक्ट आप बताओ, आपके मन के लूंगा प्रोडक्ट। ऐसे बताना जो मैं क्लास में बोल सकूं। हाँ जी। एक तो ले ले चलो पेन ड्राइव, एक ले लेते हैं हार्ड ड्राइव। ठीक है। जीरो, जीरो। रहने ही दो, इसे कंफ्यूज रहोगे वरना, क्योंकि इसको कुछ होना जाना कुछ है नहीं है। वन, और इसकी लेते हैं हम, इसको वन से भी नहीं लेता, वरना तुम कंफर्ट जोन में आ जाओगे। कुछ और मानता हूँ इसे। 5, और इसकी 185, इसकी फिर 6, 180, 7, और आपका 170, 10, और 125। हाँ ठीक है। फिर आ जाओ इसमें 12, 85। हाँ। फिर 13, 60, और फिर आ जाओ आप इसमें 15, और ये लिखोगे आप, चलो ये बच्चा कह रहा थी, करो। ये काफी ठीक ठाक एग्जाम्पल है। हो गया? अरे भाई क्या हो तो। अरे क्वेश्चन करते करते कर लेते हैं। भैया इतनी देर तो तुम एग्जाम्पल फ्रेम करने लगे, उससे पहले हम आंसर ही कर देते। ऐसे कोई ना।
यहाँ पे तो हम बता ही नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, 5, 10, और फिर कितना आएगा, कितने का गैप आ गया ये, 45 का गैप आया। और इधर कितने का गैप आया, 3 का गैप आया, तो ये 15 आ जाएगा। फिर 2 का गैप आया, और इधर 40 का गैप आया, तो 20 आ गया। फिर इधर कितने का गैप आया, 1 का गैप आया, इधर कितना हो गया, और फिर ये सही है क्या, यहाँ पे कितना आएगा, 15। यहाँ तक तो ट्रेंड ढूंढ सकते हो इसमें आप, है ना, नीचे ट्रेंड मत ढूंढना, समझा, नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। और अगर मैं इसे यहाँ पे ऐसे कर दूं तो बताओ कहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे मेरे को, अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ तो बताओ क्या आएगा, बोलो कितना आएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30। वेरी गुड। अब प्रॉपर ये हमारा एग्जाम्पल ट्रेंड वाला हो गया, यहाँ पे बराबर से ट्रेंड आ रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आज बच्चों बस मैंने आपको इतना सा कराया, इतना था बस, यही तो समझाया मैंने आज। न्यू कोर्स में तो इतना ही सर्व किया ना, बाकी तो पुराना ही माल पेल रहा था मैं। हाँ बोलो। और बस कुछ नहीं है, आज जितना हमने कवर कर लिया ना, लगभग पूरा चैप्टर हमारे वापस से हमारी गिरफ्त में आ गया। और कल का जो डिस्कशन है ना, बड़ा मक्खन मलाई डिस्कशन है, सारे बच्चों को समझ में आएगा, ठीक है। कल हम इतना कवर कर लेंगे, हाँ। कल ये मान के चलना आप, लगभग लगभग कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स, बस वो 2-1 दिन में मैं वो पढ़ाऊंगा आपको, वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स। उसके बाद फुल फ्लैज तरीके से चैप्टर पूरा। कुछ पूछना है, नहीं, थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज इतना ही करते हैं।